देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपका दिन जो है सरगम शुभ हो और आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसके लिए फिलहाल जरूरी है ठंड और कोहरे से खुद को बचाना इस वक्त। तो देखिए, शुरुआत करेंगे आपको सावधान करने वाली तमाम खबरों के साथ। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी की अगर हम बात करें तो देखिए, कहीं कहीं इस वक्त विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। कोहरे की वजह से सड़कों पर रफ्तार करीब करीब थम चुकी है। ट्रेन लेट चल रही हैं। लोगों को दफ्तर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के स्कूलों में भीषण ठंड के मद्देनजर इनको बंद कर दिया गया है। ठंड और कोहरे से उत्तर भारत के तमाम शहर भी दो चार इस वक्त हो रहे हैं। लखनऊ और आगरा में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। घना कोहरा है। हाल यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। अयोध्या, पटना, पठानकोट, वाराणसी और गोंडा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त उत्तर भारत में जिंदगी कैसे कोहरे और ठंड की चपेट में नजर आ रही है। ठंड विकराल पड़ रही है। उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां ठंड से लोगों की कपकपी नहीं छूट रही हो। खुद को गर्म रखने के उपाय में लोगों के साथ हादसे भी हो रहे हैं। ठंड का कहर ऐसा है कि घर के बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी ठंड से बचने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। सड़कों पर धुंध दीवार बनकर गाड़ियों के सामने खड़ी हो जा रही है। विजिबिलिटी लो होने के चलते गाड़ियों की लाइट दिन रात जल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में टेम्परेचर 2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों में पारा 3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ठंड की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। हालांकि एनसीआर में दोपहर में सूरज के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन सूरज की गर्मी भी इतनी नहीं कि वो ठंड से राहत दिला सके। यही वजह है कि सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को भी 15 जनवरी तक छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के अहम ठिकानों इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन समेत कई जगह कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम होने से लोगों को समस्या हुई। नए साल का ये दूसरा हफ्ता है जिसमें ठंड लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले 10 तारीख से लोगों को शीतलहर और ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स कल थोड़ा रिड्यूस होगा, बट इंक्लूडिंग दिल्ली हमारा प्रेडिक्शन यही है कि 10th नाइट ऑनवर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। तापमान इंप्रूव करेगा क्योंकि 10 को WD आ रहा है। ये भी हम लोग रख रहे हैं 12th को जो क्लाउडिंग होगा ड्रिजिल का थोड़ा चांस है, लेकिन अभी ऑफिशियल पर हम नहीं किया। तो आनी ये जो शीत ला रहा है वो 10th नाइट ऑनवर्ड जाएगा। ठंड ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। यह राजधानी लखनऊ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ यही हाल है इसके पड़ोसी शहर कानपुर का भी, जहां ठंड की वजह से लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। धार्मिक नगरी वाराणसी में भी ठंड ने अपना कहर बरपाया है। भोले की नगरी में भी ठंड से बचने की जुगत में लोग दिखाई दे रहे हैं। यूपी का पड़ोसी राज्य बिहार भी भीषण ठंड के चपेट में है। यहाँ भी ठंड की वजह से लोगों के जिस्म पर कपड़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ठंड की वजह से यहाँ भी लोग आग और दूसरे विकल्पों से अपने आप को बचाने में लगे हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने भले ही दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में ठंड कम होगी, लेकिन उसकी तरफ से जारी रेड अलर्ट अभी लोगों को भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और जो कोहरा है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर कोहरे का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घना कोहरा है और घने कोहरे का लाइव रियलिटी चेक जरा मैं आपको दिखाता हूं। मैं कैमरे से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता हूं और जितना दूर होता चला जाऊंगा वो शायद कैमरे से ओझल होता हुआ जाऊंगा। तो ये नजारा है दिल्ली का। दिल्ली एनसीआर में सुबह से अगर बात की जाए तो घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीर जरा जगन्नाथ आपको दिखाएं डीएनडी की। ये जो डीएनडी है मलिका, ये नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। और जरा देखिए तस्वीर पूरे दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सफदरजंग की बात करें तो वहां पर 2 डिग्री 1.9 डिग्री के तापमान जो है वो मापा जा रहा है। कड़ाके की ठंड, ठिठुरन, गलन लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अब घने कोहरे की चादर, सोमवार सुबह से ही घने कोहरे की चादर है। सफदरजंग इलाके में 25 मीटर, एयरपोर्ट पर 50 मीटर, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है वो हमने आपको रियलिटी चेक के जरिए दिखाई।
तो देखिए, राहत की बात यह है कि 10 जनवरी के बाद जो है ठंड और कोहरे से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी सावधानी बरतने का वक्त है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त आपको क्या कुछ करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, पूरा उत्तर भारत जो है घने कोहरे की इस वक्त चपेट में है, इसलिए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, जबकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड का रेड अलर्ट है। यूपी, बिहार और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वैभव घोषित किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए आलम यह है कि आगरा और लखनऊ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। ऐसे में ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी की हेडलाइट को हाई की जगह लो बीम पर रखें, तय स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं। बिल्कुल, साथ ही बार बार लेन बदलने से आप बचे। देखिए, कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है। सड़क पर चलते हुए किनारों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, कोहरे को काटने के लिए फॉग लैंप का इस्तेमाल जरूर करें। कोहरे में ओवरटेक करने से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा वैभव, भारी वाहन जैसे कि ट्रकों को पावरफुल टॉर्च अपने पास रखनी चाहिए। इससे हाईवे पर दूसरी गाड़ियों को साइड लेने या देने में आसानी होती है। तो देखिए, लगातार जो हम देख रहे हैं उत्तर भारत, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ ठंड का सितम जारी है, बल्कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, कोहरा लगातार है। और कोरोना काल के बाद आपको बता दें, बात कुछ और खबरों की यहां पर हम कर रहे हैं। पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज जो है रविवार को इंदौर में हुआ। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार 10 जनवरी को इस सम्मेलन का समापन करेंगी। राष्ट्रपति समापन सत्र में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो बस देखिए, थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत है ठंड में, और फिर आप जो सर्दी का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं। अब रुक करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन एक दिन पहले रविवार को शुरू हुआ, जो मंगलवार तक चलेगा। इस समारोह के लिए पूरे इंदौर शहर को शानदार तरीके से सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कई दीवारों में तमाम पेंटिंग्स कर दी गई हैं। देखिए, इंदौर में सज गया मंच। ऐसा लग रहा है पूरे इंदौर में दिवाली मनाई जा रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जमा रंग। अलग अंदाज में दिखे सीएम। मध्य प्रदेश का इंदौर दुल्हन की तरह सज गया है। पूरे शहर में एक अलग खुमारी है। वजह है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसकी शुरुआत रविवार से हो गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। प्रवासी भारतीयों के इंदौर पहुंचने पर कुछ और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसमें पतंग महोत्सव भी शामिल है। इन्हीं प्रवासियों के साथ सीएम शिवराज सिंह ने भी पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि ऐसे आयोजन से राज्य में निवेश बढ़ेगा और साथ ही प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और हमारी जो नीतियां हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और इसलिए हमने निवेशकों को भी बुलाया है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवास आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए विदेशों से आए लोग काफी उत्साहित हैं। वो यहाँ मिली मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। तो इंदौर में इस सम्मेलन का रंग अभी 2 दिन तक ऐसे ही जमा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुलेटिन में अब बात होगी मकर संक्रांति की। देखिए, मकर संक्रांति का जिक्र होते ही गुड़ और तिल की जो मिठास है ना, वो मुंह में आ जाती है। साथ ही पतंगबाजी इस दिन को बेहद खास बना देती है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आगाज हो चुका है। इस उत्सव में देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने के पतंगबाज जो है हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है। देखिए पतंग उत्सव के रंग। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान। जिधर देखिए उधर पतंगे ही पतंगे। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव चल रहा है।
बड़ी तादाद में देश विदेश के पतंगबाज और आम लोग इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। गुनगुनी धूप में पतंगबाजी के इस अनूठे उत्सव का अनोखा रंग हर तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस पतंग उत्सव में एक खास विश्व रिकॉर्ड भी बना है। और हमारे 68 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। आज उनका पूरा कंटिजेंट आपने परेड में भी देखा होगा और सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उमंग और उत्साह के साथ हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो एक साथ एक ही जगह पे खड़े होकर के इन्होंने पतंगबाजी की, उसके लिए मिला है और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड को मिला है। उत्सव में पहुंचे लोगों में बेशुमार उमंग है और इनका उत्साह भी चरम पर है। अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें 56 देशों के साथ साथ भारत के भी अलग अलग पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है। करीब 660 जितने पतंगबाज हैं जो इस वक्त अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी पतंगे जो है वो उड़ाई जा रही है। ये अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आसमान है वो लाल, नीला, हरा, पीला इस तरीके के रंगों से भरा पड़ा हुआ है। अलग तरीके की जो पतंगबाजी है वो यहाँ पे की जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया तो लोगों में खास जोश देखने को मिला। इस बार पतंगबाजी के इस उत्सव की थीम G20 है, तो G20 के सदस्य देशों के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे और पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। Slovenia, and they are from Sri Lanka. Kite Festival is opportunity to meet people from all the world and to have this Indian audience that is beautiful. So we love it. That's why we came. It's a big honor for us to fly here kites and keep a smile in the sky. अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंगबाजी के उत्सव के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पहुँचे देसी विदेशी प्रतिनिधियों का शानदार स्वागत किया गया। पतंगबाजों ने अपने अपने देश के झंडों के साथ यहाँ परेड निकाली। इस दौरान लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से शानदार समा बांधा। और वैश्विक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता का अनूठा संदेश दिया। अहमदाबाद में यह पतंगबाजी उत्सव मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी तक चलेगा। इस दरमियान पतंगबाजों को अपने हुनर की नुमाइश का मौका मिलेगा, तो साथ ही साथ देश विदेश के लोगों के लिए एक साथ घुलने मिलने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी ये शानदार मौका साबित होगा। गोपी गांगर, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में पतंगों को बनाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मकर संक्रांति के दिन पतंगों की कमी ना होने पाए। पतंगों से पूरा आकाश जो है भरा रहे और खुशियों के रंग जो है बिखर हुए हैं। इसलिए पतंग बनाने वाले कारीगर जो है लगातार पतंग बनाने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। कई जगह तो ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। हमारी तैयारी फुल तैयार चल रही है। हम मेहनत भी फुल जोश में कर रहे हैं और हमारा मेहनत भी ज्यादा है इसमें। हम लोग ज्यादा फुल मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। सुबह से 8 बजे से लेके शाम के हमारे 2:30 बज जाते हैं और हम समझ लो कि सबके लिए हम खुशियां आए ऐसे प्रयत्न करते हैं। बुलेटिन में अब बात होगी उस क्रूज की जो इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कोलकाता से चला गंगा विलास क्रूज गाजीपुर में है, जहां इसमें सवार 30 सैलानियों का जोरदार स्वागत हुआ। ये क्रूज अब काशी पहुंचेगा, जहां 2 दिन आराम करने के बाद फिर इसकी औपचारिक यात्रा जो है पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू होगी। ये तस्वीरें उस गंगा विलास क्रूज की हैं जो नया इतिहास रचने के लिए काशी की तरफ बढ़ रहा है।
फिलहाल इसका ठिकाना गाजीपुर बना, जहां इसमें सवार सैलानियों को एक दिन का ब्रेक इस शहर में दिया गया और यहाँ की विरासत के तौर पर पहचाना जाने वाला लॉर्ड कार्निवल्स के मकबरे को घूमने का मौका मिला। 30 सैलानियों के ग्रुप ने अपना ये सफर कोलकाता से शुरू किया था, जहां से अब ये काशी पहुंच रहे हैं। काशी में इस क्रूज को 10 जनवरी को पहुंचना है। यहाँ 2 दिन बाद 13 जनवरी को ये क्रूज एक बार फिर वापसी करेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक की मंजिल को तय करेगा। 13 जनवरी को इस क्रूज को ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर 50 दिन में तय करेगा। इस दौरान ये क्रूज ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर रुकते हुए सफर तय करते हुए आगे बढ़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये सैलानी अपना सफर करते हुए आ रहे हैं। तो हमने ये क्रूज जो है ये ऑर्गेनाइज किया है टूरिस्ट के लिए, और ये जहाज भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज को जहाँ कोई नहीं जाते लोग देख सकें। ये जहाज कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुँच जाएगा कल रात को। खास बात यह है कि इस गंगा विलास क्रूज को भारत में बनाया गया है। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कि इससे सफर करने वालों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। इसके लिए इस क्रूज में कई खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि गाजीपुर पहुंचने पर सैलानियों के स्वागत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जिसकी कमान एसपी सिटी ने खुद संभाली। क्रूज से आए हुए थे, रात में यहीं पर गाजीपुर राजागंज के पास रुके हुए थे। आज सुबह ये लॉर्ड कॉर्नवालिस मजार का पूरा भ्रमण किए हैं। पर्यटन की गाड़ियां आई थी और यहाँ पर पूरा टहले हैं, घूमे हैं, पूरा यहाँ के बारे में जानकारी लिए और फिर यहाँ से सकुशल वापस। क्रूज का ये सफर सिर्फ गंगा की लहरों पर ही नहीं होगा, बल्कि विकास की उन उम्मीदों पर भी होगा जिनमें गंगा किनारे पर्यटन की नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। गाजीपुर से विनय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं शिव की नगरी काशी का। देखिए, यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। वाराणसी में श्रद्धालुओं को अब ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल 2023 से गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी दौड़ने वाली हैं और इस टैक्सी से श्रद्धालु जो है गंगा नदी से सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंच सकेंगे। वाराणसी को दुनिया भर में धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। गंगा की लहरें और मंत्रोच्चारण की गूंज समेटे काशी किसी भी श्रद्धालु के लिए आना एक सपने जैसा होता है। वैसे तो काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की काशी पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया है, जिसमें काशी विश्वनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को वाटर टैक्सी की सुविधा मिलने वाली है। काशी के सभी 84 घाटों के दोनों छोर से वाटर टैक्सी चलाने की योजना बनाई गई है। वाटर टैक्सी के लिए प्रोजेक्ट हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सोच रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर की रेवेन्यू शेयरिंग पे इस तरफ रविदास घाट और दूसरी तरफ नमो घाट से वाटर टैक्सी शुरुआत करवाने वाले हैं हम लोग। और वो टैक्सीज बेसिकली एक घंटे पे फेरी करेंगी और डबल साइड टिकट होंगी, जहां पे पैसेंजर अपनी टिकट देके चढ़ सकता है, वापस चाहे उसी घाट पे लौट के आए चाहे अगले घाट पे उतर जाए। इस प्रकार की फेयरिंग व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। बहुत मामूली मूल्य के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के साथ हम लोग कर रहे हैं। उसका RFP जल्दी हम लोग जारी कराएंगे। सोलर वाटर टैक्सी को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी और इसके आने जाने का रूट भी अलग होगा। अप्रैल 2023 में वाटर टैक्सी की शुरुआत होगी। घाट के दोनों छोर से वाटर टैक्सी चलेगी। एक बार में 25 से 30 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। किफायती दर पर होगा टिकट और श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। ऐसे में श्रद्धालु अब काशी विश्वनाथ धाम को जलमार्ग के जरिए पहुंच सकेंगे। इस साल अप्रैल महीने से गंगा की लहरों पर 2 सोलर वाटर टैक्सी दौड़ती भी नजर आएगी, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने खुशी जताई है।
जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यह होना भी चाहिए था, क्योंकि यह पूरे घाट से संत रविदास घाट से मणिकर्णिका घाट तक पूरे 42 घाट हैं और इतना दूर जाना मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगभग हो जाता है। तो 2 किलोमीटर पैदल जाना सीढ़ियों पर सबके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो यह बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है, लोग इरिटेट होते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के 1 साल के भीतर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे हैं। ऐसे में वाराणसी में सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है, लेकिन वाटर टैक्सी के शुरू होने से श्रद्धालु कम समय में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे और ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे उत्तराखंड के दरकते पहाड़ों की। देखिए, जोशीमठ को लेकर अब पीएमओ पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और अब इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग रविवार को की गई, जिसमें जोशीमठ को लेकर पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। यानी पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है और उद्देश्य यही है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए। जोशीमठ में दरारों के चलते पसरे खौफ ने लोगों को बेघर कर दिया है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां इलाके में सक्रिय हैं। लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के घरों पर निशान लगाकर उन्हें निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि लोग भावुक हैं। अपने घर से नाता तोड़ना यहाँ के लोगों के लिए आसान नहीं है। वहीं जोशीमठ संकट पर अब प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। इसे लेकर अब पीएमओ में एक हाई लेवल बैठक भी रविवार को बुलाई गई, जहां इस मामले पर पीएमओ के प्रमुख सचिव ने हालात की समीक्षा की। उसमें उत्तराखंड की तरफ से मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने अपनी तरफ से जोशीमठ के हालात पर रिपोर्ट रखी। पीएमओ की तरफ से इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पीएम जोशीमठ के हालात को लेकर चिंतित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। इससे पहले सुखबीर सिंह संधू ने रविवार को ही जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उनके साथ राज्य के डीजीपी और मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ लोगों से मिल चुके हैं। पीएम मोदी से उनकी फोन पर बात हुई है। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। पीएमओ की बैठक में बताया गया कि केंद्र की एजेंसियां और एक्सपर्ट्स इलाके के लिए 3 तरह की नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसमें लघु, मध्यम और लॉन्ग टाइम पॉलिसी शामिल है। वहीं एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। आज सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के सदस्य पहुंचने वाले हैं। अभी इस इलाके का ब्यौरा जुटाने के लिए बड़े बड़े संस्थान शामिल हो चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था, भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईटीआई रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की टीम है। ये टीम हालात का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट में 603 मकानों में दरार आने का दावा किया गया है। इसके साथ ही 68 परिवारों के शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। हालांकि आपदा विभाग के सचिव की माने तो 88 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्टिंग के काम को अगले कुछ दिनों में और तेज किए जाने की संभावना है, जो यकीनन जोशीमठ के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सबसे जरूरी कवायद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जोशीमठ भले ही दरक रहा है, लेकिन उत्तराखंड में आशाओं के दीप अभी भी जल रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको यहाँ के एक ऐसे मंदिर जहाँ चिट्ठी लिखकर टांगने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी दिक्कतें जो है वो दूर हो जाती हैं। फिर चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही या आपकी शादी नहीं हो रही, ऐसी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ आए हजारों भक्त कहते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता का मंदिर अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। उम्मीदों की स्याही और आशाओं की कलम से लिखे ये खत महज खत नहीं है, ईश्वर के दरबार में ये की गई वो अरदास है जिनमें किसी को सपना पूरा होने की, किसी को दुख दूर होने की, तो किसी को न्याय मिलने की आस है। जी हाँ, ये उत्तराखंड का एक अनोखा मंदिर है जहाँ चिट्ठी लिखने से पूरी होती है मनोकामना, मिलता है न्याय। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता का ये मंदिर अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ मात्र चिट्ठी लिखकर टांगने से और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस विश्वास को मन में लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं, खत लिखते हैं, टांगते हैं, मन्नत पूरी हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस दर पर आने के बाद उनके साथ न्याय होगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो है बहुत मान्यता है, मतलब जिस तरीके से हमने सुना था उससे ज्यादा बेहतर ही पाया। ऐसा मंदिर पहली बार देखा जहाँ मन्नत और ये इतने भावना से किया जाता है, बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत लोगों का श्रद्धा विश्वास जुड़ा इस मंदिर से। बहुत अभी भी सुना, यहाँ पर आने के बाद पता चला हमको। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ गोलू देवता के लिए घंटियां लगाते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये घंटियां इस बात का प्रमाण है कि इस दर पर जो अरदास के लिए आया उसकी झोली भरी है। ये मंदिर 500 साल पुराना है। गोलू देवता का ये भव्य मंदिर दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर मौजूद है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं, जिसे यहाँ के पुजारी पूरी भक्ति के साथ व्यक्त करते हैं। गोलू देवता का मंदिर है ये 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इनका जन्म जो है चंपावत में हुआ था, कत्यूरी वंश में। इनके पिताजी झलराई थे। उनकी 7 रानियां थी। 7 रानियों से जो है कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। फिर एक साधु के वेश में एक ब्राह्मण देवता आए। उनके पिता से कहा कि आप माता कलिंगा से विवाह कीजिए, आपका पुत्र उत्पन्न होगा, संतान उत्पन्न होगी। तो फिर माता कलिंगा से इनके गोलू देवता के पिता झलराई जी ने विवाह किया। तत्पश्चात गोलू देवता पैदा हुए। ये मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज भरोसा देती है कि कोई है जो जरूरतमंदों की सुन रहा है। संजय सिंह, चिताई, अल्मोड़ा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सोशल मीडिया की। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया घर घर में अपनी पहचान बना चुका है। ये लोगों की उंगलियों पर दौड़ता है। लोग हर वक्त जो है इससे जुड़े रहना चाहते हैं। वहां करोड़ों यूजर्स हैं और इसमें अलग अलग तरीके से कंटेंट आपका परोसा जाता है। झारखंड के एक युवा ने भी इसी को जरिया बनाया और आज वो सोशल मीडिया पर काफी हिट हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। मंच पर किसी हीरो की तरह एंट्री, आसपास फैंस की भीड़, प्रशंसकों की सेल्फी डिमांड। हल्का स्वागत मोटी ब्लॉग्स का ये रुतबा है झारखंड के पलामू के रहने वाले मोंटी का। ये कहानी पूरी फिल्मी है।
इसे समझने के लिए आपको कई बरस पीछे चलना होगा, जब मोंटी इसी डाल्टनगंज स्टेशन पर नींबू बेचा करता था। इसी तरह ट्रेनों में जा जाकर नींबू से अपने परिवार की आर्थिक मदद करता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मुफलिसी के दिन अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज ये युवा सोशल मीडिया स्टार बन चुका है। उसके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। वो यूजर्स के लिए खरीदारी समेत दूसरे वीडियो बनाता है। करीब 2 साल लग गया मुझे ऑडियंस बनाने में, मुझे समझने में, लोग मुझे कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, तो 2 साल उसमें लगा। फिर तीसरा साल से हमारा रनिंग स्टार्ट हुआ। फिर वैसे करते करते लोगों को हमारा काम पसंद आया, तो फिर हमें आगे बढ़ाते गए। मोंटी के पिता दर्जी थे और परिवार का खर्च मुश्किल से चल पाता था। ऐसे में मोंटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों का सहारा बनने के लिए नींबू बेचने के साथ साथ दूसरे काम भी शुरू कर दिए। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का आइडिया आया। हालांकि शुरू में कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन धीरे धीरे ये सफर बढ़ा और आज मोंटी झारखंड में काफी लोकप्रिय है। उसे कई स्टेज शो करने के लिए बुलाया जाता है। हमारे चैनल पे करीब 3 मिलियन होने वाले हैं और फेसबुक पेज पे 2 मिलियन होने वाले हैं। टोटल 5 मिलियन हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक झारखंड के लड़के को इतना आगे पहुंचाने के लिए। घर के हालात देखकर आपको पता लग गया होगा कि मोंटी की जिंदगी कितनी मुश्किलों में रही है। लेकिन अब मोंटी वीडियो बनाने के साथ साथ कुछ कारोबार में भी हाथ आजमा रहा है। परिवार भी अपने बेटे की इस कामयाबी से काफी खुश है। बचपन में वो नींबू सब बेचता था, ट्रेन में जा जाके नींबू बेचता था और बादाम उदाम सब बेचता था। ऐसा ही करते करते मेरा बेटा अपना पैर में खड़ा हुआ। तकलीफ बहुत झेला है। क्या हम लोग 200 रुपये उस टाइम कमा लेते थे, 200-300 इस तरह से हो जाता था। कहते हैं ना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तैरते रेस्टोरेंट की सैर पर। देखिए, पटना के लोग अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ एक बार फिर से उठा पाएंगे। बिहार सरकार ने पर्यटन के लिहाज से इस बोट को खरीदा था। थोड़े वक्त तक इस सेवा के बंद होने के बाद ये बोट सर्विस फिर से शुरू हो रही है। गंगा नदी की सैर और रेस्टोरेंट का लुत्फ एक बार फिर पटना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आप ले सकेंगे आनंद। यह है पटना का NIT घाट, जहां MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मौजूद है। इसी जगह से इसकी रवानगी होगी और फिर गंगा की लहरों का दीदार करते हुए आप खाते पीते हुए सैर कर पाएंगे। रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी के लिए पूरी बोट को बुक किया जा सकता है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा लेंगे और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खासियत यह है कि इसमें 75 व्यक्ति इसमें अपने पूरे परिवार के साथ गंगा की लहरों पर पिकनिक मना सकते हैं, घूम सकते हैं और पूरा पटना जो है किनारे किनारे देख सकते हैं। जिस तरीके से पटना में कई घाटों को बनाया गया, खूबसूरत बनाया गया है। 75 लोग एक साथ इस तैरते रेस्टोरेंट में खाते पीते हुए गंगा के घाटों की सैर कर सकेंगे। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने पीने का पूरा इंतजाम है। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में इधर एक रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं आप। ये रेस्टोरेंट पहले भी ये रेस्टोरेंट चला करता था, लेकिन कई सालों से जब ये बोट खराब हो गया तो बंद हो गया था। उसके बाद अब कोलकाता से जब बनकर आया है तो पूरी तरह से तैयार है। 14 जनवरी के बाद ये जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फिर से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। खाते पीते सैर करते हुए अगर आप आराम करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस तैरते रेस्टोरेंट में है। सुविधाओं के साथ इसमें बेड लगा हुआ है। लॉन्ज है जिसमें सोने की व्यवस्था है, आप इसमें देख सकते हैं। वार्डरोब, पलंग, फैन और AC भी इसमें लगा हुआ है, जो इसमें आराम कर सकते हैं। तो एक फिर से पटना वासी और बिहार वासियों के लिए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अब पटना के NIT घाट से खुलने वाला है 14 जनवरी के बाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2009 में MV गंगा विहार रेस्टोरेंट की खरीद हुई थी। 2 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन 2017 के बाद इसमें खराबी आने से ये बंद हो गया था। बिहार सरकार ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया, जिसके बाद इसे कोलकाता भेजा गया, जहां IIT खड़गपुर के इंजीनियर्स ने मरम्मत कर इसे दुरुस्त कर दिया और कोलकाता से वापसी के बाद
अभी एक बार फिर गंगा की लहरों पर तैरने को तैयार है। 14 जनवरी के बाद ये कभी भी एक बार फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें बैठकर आप खाते पीते हुए एक बार फिर गंगा की सैर कर पाएंगे। पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु में इन दिनों हिस्टोरिकल आर्ट फेस्टिवल चल रहा है और इस आर्ट फेस्टिवल में अलग अलग रंगों से सजी पेंटिंग्स जो हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके रंग यहां पहुंचे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग विषयों पर पेंटिंग्स को बनाया गया है और इसमें प्राचीन परंपरा से लेकर आधुनिक दौर की झलक आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए, बच्चों को भी यहां पेंटिंग्स में रंग भरने का मौका मिल रहा है। इस फेस्टिवल में पहुंचे कला के कद्रदान न सिर्फ पेंटिंग देख रहे हैं बल्कि अपने घरों को सजाने के लिए उन्हें खरीद भी रहे। हमारा वर्क देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 90% चारकोल का वर्क ही है, थोड़ा बहुत पेंटिंग्स है और पोर्ट्रेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमारा काम भी दिखता है आपको पोर्ट्रेट में ही ज़्यादा, और ग्राफिक वर्क भी है और चारकोल वर्क भी है और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। 13 जनवरी यानी शुक्रवार को यहां पुरुष हॉकी विश्व कप का आगाज होगा। इससे पहले भुवनेश्वर को संवारा जा रहा है। दीवारों पर हॉकी से जुड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, जबकि सड़कों पर भी हॉकी विश्व कप का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। स्टेडियम में तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चमचमाती सड़कों के किनारे रेड और ग्रीन कारपेट बिछाए गए हैं ताकि पैदल चलने वालों को कोई तकलीफ ना हो। चौक चौराहों पर हॉकी के धुरंधरों की प्रतिमाएं प्रशंसकों को देखने को मिलेंगी, जिससे इस खेल का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्ल्ड कप हॉकी ट्रॉफी की झलक भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इस महाआयोजन के लिए दुनिया भर की दिग्गज टीम ओडिशा पहुंचनी शुरू हो गई है। बेल्जियम में कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तरी सागर में डुबकी लगाई। समुद्र में नहाने वाले लोगों में बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल रहे। बर्फीले पानी में काफी देर तक वो मस्ती करते रहे और इससे पहले समुद्र किनारे नाच गाना भी हुआ और फिर एक इशारा मिलते ही ये सभी तेजी से समुद्र की तरफ दौड़ लगाने लगे और ठंड में समुद्र में उतर आए। इन लोगों ने, उनका ये मानना है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन और स्किन को फायदा होता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इससे मानसिक सेहत भी ठीक रहती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कोलंबिया कार्निवल के रंग। यहाँ की सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियां जो है वो निकाली जा रही हैं। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी इसी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि हर कोई इस कार्निवल के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि यहाँ डांस है, गीत संगीत है, यहाँ ढेर सारी मस्ती भी हो रही है। रंग बिरंगी झांकियों में इस कार्निवल के रंग में रंगे लोग खूब जश्न मनाते हुए आप साफ देख सकते हैं।